हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड यूनिट जो आपका पेपर 3 है, एजुकेशन एंड टीचिंग का। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के स्वरूप की विवेचना कीजिए, शिक्षा का अर्थ। ठीक है, और परिभाषाएं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ कहा है, शिक्षा किससे बना है, एजुकेशन से बना है, लैटिन भाषा के। ठीक है, और शिक्षा का व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ में कहा जाता है कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो बच्चा है अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। दूसरा है हमारे पास शिक्षा का संकुचित अर्थ। नैरो मीनिंग में क्या कहा जाता है कि शिक्षा जो है सिर्फ स्कूल तक सीमित है, आप स्कूल में जाकर जब पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हो उसी को शिक्षा कहा जाता है इसके नैरो मीनिंग में। उसके बाद है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। वास्तविक अर्थ में क्या कहा गया है कि शिक्षा चाहे हम स्कूल से लेते हैं या फिर समाज से लेते हैं, शिक्षा संकुचित हो या फिर व्यापक अर्थों को देखा जाए शिक्षा के, लेकिन रियल मीनिंग है शिक्षा का सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना, वो चाहे आपको स्कूल में मिले या फिर आपको समाज से मिले, आपके परिवार से मिले, यानी कि कहीं से भी अगर हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको शिक्षा कहा जाता है। और एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए दोनों ही तरह की शिक्षा जो है ज़रूरी होती है, आपकी स्कूली शिक्षा भी और जो आपकी व्यापक शिक्षा होती है जो हम परिवार से या समाज से सीखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसको परिभाषित कीजिए और शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं बताइए। ठीक है, और शिक्षण अधिगम एवं अनुदेशन में क्या अंतर है। सबसे पहले देखते हैं हम शिक्षा का अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। शिक्षा जो है, शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, अधिगम या फिर सीखने को प्रभावशाली बनाना। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है, यानी कि सीखना। तो सीखने की प्रक्रिया को जब हम प्रभावशाली ढंग से बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है, वही उसका कार्य होता है। शिक्षण क्रिया के परिणाम स्वरूप ही अधिगम क्रिया संपूर्ण होगी, यानी कि जब आप शिक्षा देते हो किसी को तभी वो लर्न करना सीखेगा, उसको सीखने की जो प्रक्रिया है शिक्षण के द्वारा ही संपूर्ण होती है, पूरी होती है। इसलिए शिक्षण और अधिगम को बहुत ही घनिष्ठ संबंध माना गया है कि शिक्षा के बगैर लर्निंग का कोई मीनिंग नहीं है और लर्निंग के बगैर शिक्षण का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं। स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व के बीच आत्मीयता या घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसर किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नॉलेज है, जो परिपक्व है, और दूसरा कैसा है, एक ऐसा बच्चा है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बड़ा जो परिपक्व व्यक्ति है वो आपके जो छोटे बच्चों को है, ऐसे व्यक्तियों को जो परिपक्व नहीं है पूरी तरीके से और या फिर जिनको कोई ज्ञान नहीं है, पूरे किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, उसको वो क्या करता है, शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसर किया जाता है। इसमें क्लार्क क्या कहते हैं, क्लार्क ने शिक्षण को इस तरह से परिभाषित किया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप और परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, स्मिथ के अनुसार, स्मिथ क्या कहते हैं, शिक्षण सीखने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। और रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या पता चलता है, दोनों ही परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न्स ने अपनी परिभाषा में शिक्षा के स्थान को प्रमुख माना है और विद्यार्थी के स्थान को गौण कहा है। यानी कि इसमें क्या है कि जो आपका शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो इसमें ज़्यादा मायने रखता है, जबकि विद्यार्थी के स्थान को गौण कहा है इन्होंने। और स्मिथ ने अपनी परिभाषा में शिक्षण को क्रियाओं की व्यवस्था कहा है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यानी कि हमारे अंदर एक जो क्यूरियोसिटी होती है, एक उत्सुकता होती है सीखने की, उसको जागृत किया जाता है शिक्षा के द्वारा। और इन परिभाषाओं में लेकिन कहीं भी पूर्णता नहीं दिखाई पड़ती है और सही अर्थों में शिक्षण की ऐसी परिभाषा देना कठिन है जो सर्वमान्य हो, यानी कि इसको सब मानते हो या फिर वो उपयुक्त हो पूरी तरीके से। ठीक है, तो शिक्षा की प्रकृति और विशेषताएं, क्या क्या नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टीचिंग की।
शिक्षण विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत होता है। शिक्षक इन परिस्थितियों के अंतर्गत विशेष प्रकार का व्यवहार करता है और यह अपेक्षा करते हुए छात्रों को कुछ समझाता है जिससे कि वे कुछ स्मरण कर सके। ठीक है, टीचिंग में क्या रहता है, एक टीचर होता है और वे एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू पर्टिकुलर व्यवहार करता है बच्चों के साथ, एक कोई चीज़ उनको सिखाने के लिए, और बच्चों का क्या काम रहता है, उसको उसका अनुसरण करना, उसको समझना और उसको स्मरण करना, यानी कि उसको याद रखना। ठीक है, और शिक्षक जब क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पे कोई पिक्चर बनाता है, कोई चित्र बनाता है, तो इस बात पर वो बल देता है कि सभी बालक उस चित्र को समझे। ठीक है, और संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि जब जो है बालक जो है शिक्षण जब शिक्षक ये सारी क्रियाएं कर रहा होता है, यानी कि वो पिक्चर ड्रॉ कर रहा है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको समझा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है कोई चीज़, तो उसका क्या मतलब होता है, वो बोलता है कि उसको ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। और उसका कहने का मतलब होता है कि इसका अर्थ क्या होता है कि शिक्षण जो है, शिक्षण का कार्य प्रभावशाली ढंग से वो कर रहा है, यानी कि एक अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर वे में जो है टीचर जो है शिक्षण का कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका शिक्षण अधिगम एवं अनुदेशन में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। शिक्षण हो गया टीचिंग, अधिगम हो गया आपका लर्निंग, ठीक है, और अनुदेशन हो गया इंस्ट्रक्शन। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एवं अर्थ को समझने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण, अधिगम एवं अनुदेशन का अंतर स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए। यानी कि इसमें क्या डिफरेंस होता है तीनों वर्ड्स में। शिक्षण क्या है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो छात्रों को कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है, यानी कि किसी गोल के लिए बच्चे को तैयार करती है कि आपको इस दिशा में जाना है, और एक पर्टिकुलर मोटिव होता है शिक्षण का। इस प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र में अंत्य प्रक्रिया होती है, यानी कि दोनों के बीच में क्या होता है, एक दोनों में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अनुदेश भी एक प्रक्रिया है जो छात्रों को कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है, लेकिन इसमें शिक्षण की भांति शिक्षक और छात्र में पारस्परिक अंत्य प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि कोई इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है। संक्षेप में क्या कहा जा सकता है कि शिक्षण में अनुदेश सम्मिलित होता है। अनुदेश यानी कि लर्न करना। ठीक है, तो शिक्षण में क्या होता है, अनुदेश सम्मिलित होता है, क्योंकि टीचिंग करने वाला क्या करता है, बच्चों को लर्न करने के लिए कहता है। उस चीज़ को जो हम पढ़ा रहे हैं वही चीज़ हम बच्चों को लर्न करने के लिए कहते हैं। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि शिक्षण में क्या है, अनुदेशन सम्मिलित होता है। ठीक है, किंतु जो है केवल अनुदेशन को पूर्ण शिक्षण नहीं कहा जा सकता है। अनुदेशन आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शन को हम पूरी शिक्षा नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है, जबकि अनुदेशन प्रक्रिया में मात्र ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास संभव है। यानी कि जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है, टीचर हमें इंस्ट्रक्शन देता है और उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, यानी कि जो हमारी सिर्फ नॉलेज है वही इंस्ट्रक्शन के द्वारा बढ़ सकती है। उसके बाद है शिक्षण और अनुदेशन प्रक्रियाओं में अधिगम सम्मिलित होता है, यानी कि लर्निंग जो है इन दोनों प्रक्रियाओं में सम्मिलित होती है, टीचिंग में भी और इंस्ट्रक्शन में भी। ये दोनों प्रक्रियाएं जहाँ पर होंगी वहाँ अधिगम का होना आवश्यक है, यानी कि जब आप पढ़ा रहे हो तो भी उसको लर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, आप कोई शिक्षा दे रहे हो या फिर जब आप कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो भी उसको याद रखना, उसको लर्न करना बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन सभी प्रकार के अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेशन आवश्यक नहीं है। शिक्षण जो है और अनुदेशन के बिना भी अधिगम संभव है, यानी कि अगर आपको कोई जानबूझकर पढ़ा नहीं रहा है या फिर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा रही है, उसके बगैर भी हम लर्न कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस से हम लर्न कर सकते हैं, या फिर हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसने कोई गर्म चीज़ को एक बार पकड़ लिया या कोई माचिस उसने जला दी गलती से, उसका हाथ जल जाता है। ठीक है, उसको वो चीज़ कोई सिखा नहीं रहा है कि इस तरीके से होगा, लेकिन अगर उसका हाथ एक बार जल गया तो दोबारा उस चीज़ को नहीं हाथ लगाएगा, उसको हाथ लगाने से डरेगा वो। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, वहाँ से लर्न की है वो चीज़, लेकिन उसको किसी ने वो सिखाई नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या कह रहे हैं कि शिक्षण और अनुदेशन के बगैर भी जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है
शिक्षा का पूर्व क्रिया अवस्था या फिर शिक्षण का पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण कार्य। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि शिक्षण की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने कंबाइन करके करने हैं। तो शिक्षण की अवस्थाएं क्या क्या होती है? शिक्षा 3 चरणों में काम करती है। पहला है प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग, दूसरा है इंटर एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण जो है शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण या और शिक्षा का अंत्य प्रक्रिया चरण और शिक्षा का उत्तर क्रिया चरण। ठीक है, तो इनका मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले है शिक्षा का प्री एक्टिव फेस या फिर पूर्व क्रिया चरण जो है, पूर्व क्रिया अवस्था जो होती है, इस चरण में क्या किया जाता है? योजना की तैयारी की जाती है और इस चरण में ये सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा में आने से पहले करता है। यानी कि क्लास में जाने से पहले जब एक टीचर तैयारी करता है, वो अपने लिए लेसन प्लान तैयार कर रहा है या फिर अपने जो कल लेक्चर प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, उसको हम कहेंगे प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि आपने क्या पढ़ाना है जाकर स्कूल में। पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लिया जाता है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था, यानी कि जो आपके एलिमेंट्स हैं कंटेंट से रिलेटेड या फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, उसको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। उसके बाद शिक्षण की युक्तियों का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये सारी चीज़ें की जाती है क्लास में जाने से पहले। कोई भी जब आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो उसकी तैयारी इस तरीके से की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? सेकंड स्टेज है हमारी शिक्षा का अंत्यक्रिया अवस्था, यानी कि अंत्यक्रिया चरण, इंटरेक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है? इस चरण में सभी क्रियाएं शामिल होती है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के समय तक करता है। यानी कि जब टीचर जो है क्लास में एंटर करता है, क्लास में एंटर करने से लेकर अपना जो पूरा लेक्चर है उसको ख़त्म करने तक का जो पीरियड रहता है उसको हम कहते हैं शिक्षण का इंटरैक्टिव फेस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? कक्षा के आकार की अनुभूति की जाती है, यानी कि साइजिंग अप द क्लास। ठीक है, कि किस तरीके का साइज़ है, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसको देखा जाता है क्लास में जाके। सीखने वालों का निदान, यानी कि आपका डायग्नोसिस किया जाता है लर्नर्स का, जो आपके पास सीखने वाले जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर डायग्नोसिस किया जाता है। और उसके बाद क्या देखा जाता है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन ऑफ और अचीवमेंट्स, यानी कि जो बच्चे की क्या है एक्शन, रिएक्शन और अचीवमेंट्स क्या है आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका देखिए, कक्षा के आकार की अनुभूति किस तरह से की जाती है, साइजिंग अप किस तरह से किया जाता है क्लास को। कक्षा में प्रवेश करते अध्यापक क्या करता है? सबसे पहले कक्षा के आकार का प्रत्यक्षीकरण करता है, उसको देखता है और कुछ ही क्षणों में क्या करता है टीचर? सारे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर नज़र मार लेता है और इससे अध्यापक को अनुमान लग जाता है कि कौन से विद्यार्थी उसे शिक्षण में सहायता कर सकते हैं और कौन से विद्यार्थी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि एक मोटी मोटी नज़र जो है टीचर मार लेता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कि किस बच्चे का किस तरीके से व्यवहार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है सीखने वालों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग। इस क्रिया का संबंध विद्यार्थियों का विषय के बारे में पूर्व ज्ञान से, यानी कि आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों के पास। इसमें वो क्या करता है? कुछ बातों को जानने का प्रयास करता है, जैसे कि सीखने वाले की योग्यताएं, एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स। जो सीखने वाले बच्चे हैं, जो आप उसको सिखाने जा रहे हो, ठीक है, उसको वो सीखने की योग्यता उस बच्चे में है कि नहीं। सीखने वाले की रुचि तथा अभिरुचियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड्स लर्नर के। उसके बाद है सीखने वालों की पृष्ठभूमि, यानी कि एकेडमिक बैकग्राउंड्स जो है वो बच्चों का, इसमें टीचर क्या करता है? चेक करने की कोशिश करता है। इसलिए बच्चों से वो क्या पूछते हैं? प्रीवियस नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान बच्चों से पूछा जाता है कि कितनी उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है। और थर्ड इसमें क्या किया जाता है? क्रिया तथा प्रक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें क्या रहता है?
प्रेरक का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ स्टिम्युली। उसके बाद किया जाता है प्रेरकों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रेजेंटेशन की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, फीडबैक देखा जाता है, ठीक है, जिसको पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन किया जाता है, यानी कि रीइंफोर्समेंट जो है बच्चों की, जिसको कोई परेशानी आ रही है, फीडबैक देखा जाता है कि किस तरीके से बच्चों को समझ आया है या नहीं आया आपका टॉपिक, और शिक्षण युक्तियों का विस्तार किया जाता है। फिर अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा प्रॉपर नहीं सीख पा रहा है, किसी को एक परेशानी आ रही है, तो उसके लिए फिर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज, उसके लिए अलग से आपने शिक्षण युक्तियों का विस्तार करते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड जो है, तीसरे तरीके का मेथड क्या था, शिक्षण का उत्तर क्रिया अवस्था, यानी कि उत्तर क्रिया चरण या उत्तर क्रिया अवस्था, जिसको हम पोस्ट एक्टिव फेज कहेंगे टीचिंग का। इस चरण में क्या किया जाता है, इस चरण के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार का मापन करने के लिए उनसे मौखिक अथवा लिखित प्रश्न पूछता है, जिससे उसकी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन हो जाए। और इस चरण में निम्नलिखित क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं टीचर इसमें थर्ड में, पहले तो टीचर क्या करेगा, क्लास में जाने से पहले क्या करेगा, तैयारी करेगा अपना, उसने क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, उसको कहेंगे प्री एक्टिव फेज, ठीक है। उसके बाद इंटरैक्टिव फेज में क्या किया, क्लास में जब टीचर एंटर हो गया और जब तक उसने अपना चैप्टर क्लोज किया, अपना सब्जेक्ट टॉपिक जो भी उसने पढ़ाना है, उसको हम कहेंगे इंटरैक्टिव फेस। और पढ़ाने के बाद जब आपने पूरा अपना कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये किस तरीके से होता है कि बच्चे का जो है, इसमें टीचर क्या करता है, टेस्ट लिए जाते हैं या फिर बच्चों से क्या किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह की क्रियाएं होती है, सबसे पहले है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा, यानी कि शिक्षण के अंत में शिक्षक शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप को परिभाषित करता है, जिसे मानदंड व्यवहार कहा जाता है। अध्यापक विद्यार्थियों के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन यानी कि एक्चुअल बिहेवियर चेंजेस की क्या करता है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से तुलना करता है। और यदि वो देखता है कि अधिकांश विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो गया है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नीतियां तथा युक्तियां प्रभावशाली रही है। यानी कि आप क्या करोगे, बच्चों से क्वेश्चन पुट करोगे और उसमें आप देखोगे कि कितने बच्चों को समझ आया वो चीज़, या फिर आपके अकॉर्डिंग वो लोग जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर मैक्सिमम बच्चे जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो आप क्या समझोगे कि मैक्सिमम बच्चों को जो है समझ आ गया है आपका टॉपिक। उसके बाद है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन, ठीक है। जो आपका टेस्टिंग डिवाइस या फिर आपका टेस्टिंग मेथड होता है, उसको किस तरीके से चयन किया जाता है, उसका व्यवहार परिवर्तनों का पता लगाने के लिए शिक्षक ऐसी परीक्षण प्रविधियों का चयन करता है जो विश्वसनीय तथा वैध हो और जो विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक तथा अज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन कर सके, ठीक है। इसमें आप रिटन टेस्ट ले सकते हो या फिर आप ओरली क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई अलग अलग तरीक़ों से आप क्या देख सकते हो, बच्चों को उनका मूल्यांकन कर सकते हो कि कितने बच्चों को कितना समझ आया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राप्त सबूतों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, ठीक है। फिर ये दोनों मेथड के बेसिस पे आपको जो भी चेंजेस लगते हैं करने की, कि बच्चों को समझ आया है, नहीं समझ आया है, या क्यों समझ नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो अपनी शिक्षण नीतियों में चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है, ठीक है। और क्या होता है कि इन परिणामों के आधार पर अनुदेशन तथा शिक्षण की नीतियों तथा युक्तियों के संबंध में यह भी जानकारी हो जाती है कि यदि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए तो उसके शिक्षण में क्या कमियां रह गई तथा इसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, ठीक है। ये आपका पोस्ट एक्टिव फेस में आता है टीचिंग के, जो आपका टीचिंग के बाद आप देखते हो, टेस्ट लेते हो या फिर आप क्वेश्चनिंग करते हो बच्चों से, और उसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि समझ आ रहा है बच्चों को तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कहाँ कमी रह गई है खुद में, ठीक है, तो उसको आप दूर करने की कोशिश करते हो। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक क्वेश्चन आपने बनाना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच।